गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन का जो दूसरा चैप्टर है वह है आपका कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग ऑफ सीएनसी मशीन। इस चैप्टर के कुछ नोट्स मैं आपको पहले प्रोवाइड कर चुका हूं। उन नोट्सों को मैंने यहाँ भी इंक्लूड किया है। तो ये मैंने जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं ये सर्वो मोटर तक हैं, इसमें भी प्रोवाइड किए हैं। हो सकता है आपने ये नोट्स बना लिए हों, अगर बना लिए हैं तो इन्हें पुनः ना बनाएं। सर्वो मोटर तक है, जहाँ तक आपके नोट्स कंप्लीट है वहाँ तक सही है, उसके आगे के बना लीजिएगा यहाँ से। और इसमें इस पूरे चैप्टर के मैंने आपको फ़ोटो भी प्रोवाइड किए हैं। अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर से ही, मतलब बुक से ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि बुक में फिगर हैं तो फिगर की सहायता से जल्दी समझ में आ जाएगा। और ये फिगर आप जहाँ पर भी फिगर की आवश्यकता हो नोट्स में वहाँ बना लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन एंड टूलिंग ऑफ सीएनसी मशीन्स। तो पहला जो टॉपिक है वो इसका है सीएनसी मशीनों का डिज़ाइन। सीएनसी मशीनों का जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन फीचर ऑफ सीएनसी मशीन, मतलब सीएनसी मशीन का डिज़ाइन करने के लिए आपको किन फीचरों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको पता है कि आप सीएनसी मशीनिंग प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर, वो जो प्रोडक्ट वहाँ से बन रहा है वह अधिक अधिक परिष्कृत होना चाहिए। गुड सरफेस फिनिश होनी चाहिए, उसकी जो फिनिशिंग है वह प्रॉपर होनी चाहिए। फिनिशिंग प्रॉपर कब होगी? जब जो मशीन के कंपोनेंट हैं उसके जो मतलब उसके विभिन्न कंपोनेंट, किसके? मशीन के गाइडवेज, स्लाइड्स आदि एकदम परिष्कृत और एक्यूरेट हों। जब ये मशीन के कंपोनेंट ही एक्यूरेट और परिष्कृत होंगे तभी तो गुड फिनिशिंग होगी। अगला, रेट ऑफ प्रोडक्शन। सीएनसी मशीन का जो हमारा दूसरा मोटिव होता है कि प्रोडक्शन रेट हाई हो, और प्रोडक्शन रेट हाई होगा तो मशीन को बिना आइडियल टाइम के लगातार वर्क करना पड़ेगा। लगातार वर्क करने के लिए जो कंपोनेंट है वह प्रॉपर सामर्थ्य का होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। कार्य करते करते कहीं से जो कंपोनेंट है वह फैटिग ना हो, ठीक है ना, कोई इसमें विकृति उत्पन्न ना हो। अतः उनकी सामर्थ्य अधिक होनी चाहिए जिससे कि रेट ऑफ प्रोडक्शन हाई रहे। अगला, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब, अगर हम सिस्टम को पूर्णतः क्या चाहते हैं? रिलायबल चाहते हैं, आप उस पर विश्वास करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी क्लास को पढ़ा रहे हैं तो आप क्लास पर कब विश्वास कर पाएंगे? जब वह क्लास आपके संपूर्णतः नियंत्रण में हो। तो कंट्रोलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, फीडबैक सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। जहाँ भी खराबी आती है आपको तुरंत फीडबैक मिल जाए कि यहाँ खराबी है, तो वहाँ पर जाके आप रिपेयर कर दें, जिससे कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। अतः जो सिस्टम है, जो मशीन है, ये कैसी होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबिलिटी ये हमारा एक मेन फीचर है। सुरक्षा गार्ड। सीएनसी मशीनों के चारों ओर सुरक्षित करने के लिए गार्ड लगा दिए जाते हैं जिससे कि ऑपरेटर तथा मशीनों को दोनों को सुरक्षा मिलती है। गार्ड का मतलब, मानो कोई एक्सीडेंट का केस हो जाए, एक्सीडेंट के कैसे, मतलब स्पाइंडल है, स्पाइंडल से वह क्या, जब स्पाइंडल रोटेट हो रहा है तो स्पाइंडल से वर्कपीस निकल के बाहर आ जाए तो किसके, जो ऑपरेटर है उसके लग सकता है। इसीलिए सीएनसी मशीन आपने मोस्टली देखी होंगी एक बड़े से बॉक्स में कवर रहती हैं जहाँ पर वर्किंग प्रोसेस हो रहा होता है। तरह तरह के गार्ड लगाए जाते हैं, डैम्पर लगाए जाते हैं जिससे कि वाइब्रेशन की वजह से और ज़्यादा टूट फूट होगी, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लें। तो तरह तरह के वहाँ पर गार्ड, सुरक्षा गार्ड लगा दिए जाते हैं। जैसे उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि सीएनसी मशीनों का डिज़ाइन करते समय अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है। सीएनसी मशीनें अधिक मजबूत, रोबस्ट संरचना में घर्षण रहित तथा बिना बैकलेस वाली बनाई जाती हैं। सीएनसी मशीनों का डिज़ाइन करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदुओं को हम निम्न दो भागों में बांट सकते हैं। तो जब हम सीएनसी मशीनों को डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसका जो पहला बिंदु है कि वहाँ कंट्रोल सिस्टम कैसा है, कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर हो, कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे यांत्रिक सिस्टम डिवाइस की। या यांत्रिक सिस्टम डिवाइस मतलब मशीन टूल, जो मैकेनिकली वर्क कर रहे हैं, एक वह सिस्टम, और दूसरा जो कंप्यूटरीकृत वर्क हो रहा है वह कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो कंट्रोल सिस्टम में सीएनसी मशीन के सुरक्षित तथा सतत संचालन के लिए इसमें बहुत से कंट्रोल सिस्टम लगाए जाते हैं। जैसे रिले लगाई जाती है,
इंटीग्रेटेड सर्किट्स लगाए जाते हैं, फीडबैक डिवाइसेस लगाई जाती हैं, डेटा इनपुट डिवाइस लगाई जाती है, ट्रांसड्यूसर लगाए जाते हैं। मैं समझता हूं कि आप इन सभी डिवाइसों से परिचित होंगे। अगर परिचित नहीं हैं तो नेट से सर्च मारिए, इनके विषय में पढ़िए। रिले क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट, फीडबैक डिवाइस, डेटा इनपुट, ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, इनके विषय में पढ़िए। अब ये जो कंट्रोल सिस्टम है यह कितने प्रकार से हो सकता है? एनालॉग और डिजिटल हो सकता है, पंच टेप, मैग्नेटिक टेप, ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम, लीनियर व रोटेटरी ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो ये कंट्रोल सिस्टम है सारा। एनालॉग, मशीनों में फीडबैक के लिए अधिकतर एनालॉग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसड्यूसर जो होता है वो एक तरह से एनालॉग टाइप के, मैकेनिकल टाइप के जो ट्रांसड्यूसर होते हैं वो एनालॉग होते हैं। तो मशीनों में जो फीडबैक होता है वो ट्रांसड्यूसर के थ्रू होता है। तो मशीनों में जो फीडबैक देने के लिए अधिकतर एनालॉग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद में उन्हें डिजिटल फॉर्म में जो सिग्नल आते हैं उन सिग्नलों को बाद में डिजिटल फॉर्म में बदल दिया जाता है। बहुत ही कम ऐसे सिस्टम हैं जहां पर मात्र किसी एक फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पंच टेप, पॉइंट टू पॉइंट अथवा छोटे लाइन सिस्टम में पंच टेप का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अब छोटा लाइन सिस्टम होगा तो पंच टेप बनाना आसान है, लेकिन यदि लाइन सिस्टम काफ़ी बड़ा है तो वहाँ पर आप पंच टेप बनाते बनाते, मतलब सबसे बड़ी बात तो यह पंच टेप के टूटने का भय रहता है। जो जब आप पंचिंग करते हैं तो जो आप वहाँ पर उसको इन्फॉर्मेशन उस पर स्टोर कर रहे हैं वह उस इन्फॉर्मेशन को रफ होने का, मतलब कि उस इन्फॉर्मेशन के निकलने का चांस रहता है, वह रहता है। इसलिए हम छोटे सिस्टम के लिए तो पंच टेप प्रयोग करते हैं, परंतु बड़े सिस्टम के लिए मैग्नेटिक टेप का प्रयोग करते हैं। ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम वह होता है जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, प्रोसेस की स्टार्टिंग से लेकर प्रोसेस के अंत तक कोई भी खराबी आए और उसका फीडबैक कंट्रोल सिस्टम को ना पहुंचे। मतलब जैसा भी प्रोडक्ट बन रहा है वो आपको विजुअली ऑपरेट करना है, खुद ऑपरेट करना है उस पूरे प्रोसेस को, तो यह कहलाता है ओपन लूप सिस्टम। परंतु यदि मशीन में आने वाली खराबी को मशीन खुद डिटेक्ट करके कंट्रोल सिस्टम को बता दे तो इस प्रकार का सिस्टम कहलाता है कंट्रोल लूप सिस्टम। लीनियर व रोटेटरी ट्रांसड्यूसर। सीएनसी मशीनों में विभिन्न स्लाइडों के विस्थापन को दर्शाने के लिए ट्रांसड्यूसरों का प्रयोग किया जाता है। लीनियर ट्रांसड्यूसर स्लाइड के सीधे विस्थापन को प्रदर्शित करते हैं, जबकि रोटेटरी ट्रांसड्यूसर स्पाइंडल के सिरे पर लगे अटैचमेंट के घूमने से स्लाइडों के विस्थापन की गणना करते हैं। लीनियर ट्रांसड्यूसर के रूप में फेराटी ट्रांसड्यूसर अधिक प्रमाणित है। ये इसका ब्रांड का नाम है, फेराटी, है ना। ट्रांसड्यूसर एक पर्टिकुलर टाइप के ट्रांसड्यूसर ब्रांड का नाम है ना। ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं? जो मैकेनिकल सिग्नल्स को, मैकेनिकल मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनको इलेक्ट्रिक पल्स या इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित करते हैं, वह ट्रांसड्यूसर कहलाते हैं। पढ़िएगा आप इसके विषय में नेट से। अगला जो सिस्टम आता है वह आता है यांत्रिक डिज़ाइन, यांत्रिक सिस्टम डिज़ाइन। मतलब जो टूल है उस टूल को डिज़ाइन करते समय आपको किन किन फीचरों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मशीन टूल जैसे लेथ मशीन है, स्लॉटर मशीन है, प्लेनर मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, तो ये मिलिंग मशीन है, तो ये विभिन्न प्रकार की जो मशीनें हैं, जब सीएनसी पर ये मशीन ऑपरेट करनी है तो इन सीएनसी पर इन मशीनों को ऑपरेट करते समय आपको किन किन बातों पर मुख्य ध्यान देना चाहिए। यह है, विभिन्न स्लाइडों के लीड स्क्रू व नट में बैकलेस होती है, तो इस बैकलेस की वजह से क्या होगा? फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, रबिंग ज़्यादा होगी। आपको जैसे जैसे सिंपल सी बात है, सीएनसी मशीन यूज कर रहा हूँ उसमें बैकलेस होगा तो बैकलेस जो पल्स होगा, जो एक स्टेप होगा उसको खा जाएगा। तो आप उस स्टेप को जैसे मूव कराना चाह रहे होंगे फर्दर, और बैकलेस होने की वजह से वो फर्दर मूव नहीं करेगा तो एक्यूरेसी में प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ बैकलेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने कन्वेंशनल से थोड़ा इम्प्रूव किया, ये आपके समझ में आएगा। अभी बस ये देख लीजिए कि क्या क्या कन्वेंशनल में कमी होती है। बॉडी का कमज़ोर होना, स्टिफनेस की कमी होना, कटिंग टूल की चैटरिंग होना, चलने तथा पार्ट्स के मध्य घर्षण होना, ये कन्वेंशनल मशीन में पाया जाता था। जो कन्वेंशनल है, जो परंपरागत मशीन टूल आप प्रयोग कर रहे हैं, उनमें ये कमियां पाई जाती है। लेकिन जब इन्हीं टूलों को हम सीएनसी मशीन पर यूज करेंगे तो इन कमियों को हमको रिमूव करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब हम ऑटोमेटिक सिस्टम बनाते हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम बनाते हैं, तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो सारा इनपुट डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पल्स के रूप में, सिग्नल्स के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं।
और यदि वहाँ पर बैकलेस, क्रीलेंस, अलाउंस ऐसी कुछ चीज़ें रहेंगी तो जो इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी उस पर जो प्रोसेस होगा वह एक्यूरेट प्रोसेस नहीं होगा, तो प्रोडक्ट भी एक्यूरेट और फिनिश नहीं आए, गुड, उसकी सरफेस फिनिश अच्छी नहीं होगी या प्रॉपर फिनिशिंग नहीं होगी। अब हमने इन चीज़ों को इम्प्रूव करके क्या क्या किया है सीएनसी मशीन में, मशीन टूल को ऑपरेट करने के लिए वो परिवर्तन क्या क्या किए हैं वो देखिए। मशीनों की संरचना को अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक रिब्स, ब्रासेस तथा एंगल प्लेटों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि विकृति कम हो। मशीनों के भार को नियंत्रित करने के लिए बेड, आधार, कॉलम आदि को खोखला बनाया जाए, परंतु मशीन की मजबूती के साथ कोई भी समझौता ना किया जाए। ये सीएनसी मशीन में जब मशीन टूल को ऑपरेट करते हैं उसके लिए हमने जो कन्वेंशनल मशीन टूल है उनमें जो चेंजेस किए हैं उनके विषय में है। थर्मल स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए अधिक से अधिक बड़ी हीट रिमूविंग सरफेस लगाई जानी चाहिए। मशीनों का समुचित अलाइनमेंट किया जाए तथा उन्हें मजबूत नींव प्रदान की जाए। अच्छा व प्रभावकारी कूलेंट प्रयोग किया जाए जिससे कि कम से कम ऊष्मा वहां पर सृजित हो पाए, एक्यूमुलेटेड हो पाए। उपरोक्त के अतिरिक्त सीएनसी मशीनों में उठाए गए अन्य उपायों का विस्तृत वर्णन हम आगे अध्याय में करेंगे जब सीएनसी मशीन की संरचना का अध्ययन कर रहे होंगे। सीएनसी मशीनों की संरचना। सीएनसी मशीनों की संरचना का डिज़ाइन परंपरागत मशीनों के डिज़ाइन से भिन्न होता है जिसका अध्ययन विस्तारपूर्ण आगे किया जाएगा। सीएनसी मशीनों का ढांचा मजबूत होता है, लीड स्क्रू इत्यादि की चूड़ियों में बैकलेस नहीं होता है, टूल का घिसाव तथा चैटर के लिए सीएनसी मशीनों की छूट दी जाती है। सीएनसी के बेड के गाइड तथा गाइड वेज बनाने के समय विशेष डिज़ाइन दिया जाता है जिससे कि घर्षण घिसाव कम से कम हो। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोलर के स्थान पर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का प्रयोग किया जाता है जिससे कि सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। पाठ्यक्रम की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए यह हमने सीएनसी मशीनों के निम्न भागों का विस्तार से अध्ययन किया है। नंबर 1, बेड तथा स्लाइड बेस। मतलब सीएनसी मशीन पर मशीन टूल को ऑपरेट करने के लिए हमने किन किन पार्टों में, कंपोनेंटों में परिवर्तन किया है उन कंपोनेंटों को यहाँ दर्शाया गया है। तो बेड और स्लाइड बेस में आपने क्या परिवर्तन किया है, स्क्रू तथा नेट असेंबली, स्नेहन सीजन प्रणाली, स्पिंडल, मोटर, ऑटोमेटिक टूल चेंजर क्या होता है, पैलेट क्या होता है, कचरा हटाने का तंत्र से स्वार्फ रिमूवल सिस्टम क्या है, या सुरक्षा सेफ्टी सिस्टम क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वह बेड और स्लाइड बेस है। बेड तथा स्लाइड बेस सीएनसी मशीनों की भांति सीएनसी मशीनों में कटिंग की प्रक्रिया के दौरान स्टैटिक व डायनामिक दोनों प्रकार के बल लगते हैं। ये बल बेड तथा टेबल को डिफॉर्म करने की चेष्टा करते हैं। अतः सीएनसी मशीनों के बेड तथा स्लाइड बेड का डिजाइन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। मशीनों की संरचना, सामर्थ्य तथा स्टिफनेस का समुचित ध्यान रखा जाए। अतः रिब्स, ब्रेसेस तथा एंगल प्लेट आदि का प्रयोग करें। घर्षण को कम करने के लिए घर्षण रोधी बेयरिंग का प्रयोग करें। बेड, कॉलम आदि के लिए खोखले सेक्शन का प्रयोग करें तथा सामर्थ्य प्रदान करने के लिए रिब्स आदि बेड का प्रयोग करें। स्नेहन शीतलन पर विशेष ध्यान दें। किसी भी प्रकार के ऊष्मा स्रोत से मशीन को दूर रखें। जहां तक संभव हो एयर कंडीशनर का प्रयोग करें। स्लाइड के लिए हाइड्रोलिक स्लाइड, घर्षण रहित स्लाइड, घिसाव रोधी स्लाइडों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोलिक स्लाइड की। देखिए, मेरा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर किताब से डिस्कस करने का, ये जो फिगर दिख रहे हैं इनको मैं प्रॉपर समझा सकूं। हाइड्रोलिक स्लाइड क्या है बेटा? हाइड्रोलिक स्लाइड में दो जो स्लाइड है ना, एक स्लाइड वेज है, ऊपर स्लाइड है। इनके बीच में आप कोई या तो एयर प्रोवाइड कर दीजिए, है ना, या फिर ल्यूब्रिकेशन के लिए कोई कूलेंट, कोई ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड कर दीजिए जिससे कि इनके बीच में घर्षण ना हो। और इन्हें ऑपरेट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार की जो स्लाइड है वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोलिक स्लाइड कहलाते हैं। कर्तन बलों के द्वारा मशीनों के बेड पर पड़ने वाले दाब के कारण घर्षण अधिक बढ़ जाता है तथा इससे उत्पाद की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस बचाव के लिए धातुओं के मिलान तल पर एक पतली परत तेल अथवा हवा की बना दी जाती है। इससे धातुओं की आपसी रगड़ समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की जो स्लाइड है आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये क्या है, प्रेशराइज्ड ऑयल आ रहा है और ये बेड है। बेड में से ये जो होल हो रहे हैं, इन होलों से प्रेशराइज्ड ऑयल आ रहा है स्लाइड बेस से, और यहाँ पर स्लाइड मूव कर रही है।
ठीक है ना, लुब्रिकेशन बाई एयर, एयर के द्वारा लुब्रिकेशन अगले फिगर में दिखाया गया है। तो ये हाइड्रोलिक स्लाइड कहलाती हैं। घर्षण रहित स्लाइड, घर्षण रहित स्लाइड में आप क्या करते हैं, स्लाइडों के मध्य घर्षण को कम करने के लिए या तो बॉल बेयरिंग का सहारा लेते हैं या रोलर बेयरिंग का सहारा लेते हैं, और रोलर और या बॉल बेयरिंग की सहायता से हम घर्षण को रिमूव कर देते हैं। अगला, घिसाव रोधी स्लाइड। मूल्य नियंत्रण के लिए साधारणतः मशीनों के स्लाइडों को कास्ट आयरन का बनाया जाता है। कास्ट आयरन की स्लाइड का घर्षण अधिक तथा सतह जल्दी घिसती है, इसलिए स्लाइडों की घर्षण में आने वाली सतहों को निम्न में से किसी एक प्रक्रिया द्वारा कठोरीकृत किया जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, जो मशीन के विभिन्न कंपोनेंट हैं जहाँ पर लोड आता है वो कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं, और कास्ट आयरन में घर्षण ज़्यादा होता है। मतलब कास्ट आयरन की जो अगर घर्षण होगा तो वो घिसेगा ज़्यादा, वेयरिंग ज़्यादा होगी, और वेयरिंग ज़्यादा होगी तो कंपोनेंट जल्दी वियर आउट हो जाएगा, सीएनसी मशीन जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो उसकी जो सरफेस है जहाँ पर घर्षण होना है उन्हें हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, विभिन्न प्रकार के हमने हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पढ़े हैं। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो हमारा प्रोसेस होता है हार्डनिंग, अब हार्डनिंग भी कई प्रकार की होती है, तो किसी भी एक प्रकार की हार्डनिंग से हम उसको क्या कर देते हैं, परिष्कृत कर देते हैं, जिससे कि उसकी सरफेस सही हो जाए और वियर कम हो। स्क्रू तथा नट असेंबली, ये दूसरा टॉपिक है उसी का जिसको हमें डिस्कस करना है, किसमें, डिज़ाइन फीचर्स ऑफ मैकेनिकल टूल में। तो स्क्रू नट और असेंबली क्या होती है देखिए, अगर हम जो कन्वेंशनल मशीन में स्क्रू जैसे लीड स्क्रू यूज कर रहे हैं या विभिन्न प्रकार के स्क्रू यूज कर रहे हैं, स्क्रू नट के असेंबली यूज कर रहे हैं, तो उसमें बैकलेस होता है। थ्रेडों के बीच में, दोनों थ्रेडों के बीच में नट और बोल्ट की जो थ्रेड है उनके बीच में क्लीयरेंस होता है जिसे हम बैकलेस बोलते हैं। अब वो बैकलेस होगा तो उसकी वजह से मैंने आपको बता दिया डिटेल में पहले ही कि जैसे ही आप सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं उसे मैकेनिकल मूवमेंट में जैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जो इलेक्ट्रिकल पल्स हैं वो बैकलेस की वजह से क्या होंगे, कुछ पल्स आइडियल रह जाएंगे, उनका कोई प्रयोग नहीं होगा। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए आप इसमें क्या डाल देते हैं, बेयरिंग, बॉल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग की जो गोलियां हैं वो डाल देते हैं। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं बॉल स्क्रू या नट असेंबली। ठीक है ना, प्रयोग की जाती है। इसका कार्य बहुत संतोषजनक, घर्षण रहित, घिसाव रहित, बिना चिपकने वाला तथा दीर्घायु होता है, और एक्यूरेट मूवमेंट ऑफ ट्रांसड्यूसर, एक्यूरेट मूवमेंट ऑफ स्लाइड वे प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। अगला जो टॉपिक है वह है स्नेहन और शीतल प्रणाली। सीएनसी मशीनों में बेड, गाइडवे, स्पाइंडल, स्क्रू आदि सभी चालू भागों का स्नेहन बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी बात है, सीएनसी मशीनों से हाई प्रोडक्टिविटी की डिमांड होती है, और हाई प्रोडक्टिविटी के लिए इनका निरंतर, बिना आइडियल टाइम के निरंतर चलना अनिवार्य होता है। और जब निरंतर ये चलेंगी तो सिंपल सी बात है, हीटिंग भी ज़्यादा होगी। हीटिंग को रिमूव करने के लिए लुब्रिकेंट या कूलेंट का प्रयोग किया जाएगा। फ्रिक्शन ना हो इसलिए लुब्रिकेशन करेंगे इसका, और हीट एक्यूमुलेशन ना हो तो हीट एक्यूमुलेशन को रिमूव करने के लिए वहाँ पर प्रॉपर कूलेंट आपको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है ना, तो जिससे कि यहाँ पर ना तो हीट एक्यूमुलेशन हो और ना इसका वियरिंग हो। ठीक है, अगला टॉपिक है स्पाइंडल। सीएनसी मशीनों के स्पाइंडल मजबूत तथा छोटे होने चाहिए, जिससे कि कटाई बल लगाने पर उनमें कम से कम विकृति उत्पन्न हो। स्पिंडल को उन्नत तथा प्रेसिजन टेयर रोलर बियरिंगों के द्वारा सहारा दिया जाता है। इससे स्पिंडल को अच्छी दृढ़ता, उसमें स्थिरता प्राप्त होती है। अब इसके लिए जो बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं वह दो प्रकार के बेयरिंग होते हैं। एक होते हैं प्री लोडेड बेयरिंग और एक होते हैं प्री लोडेड रोलर बेयरिंग। तीन प्रकार के बेयरिंग, आई एम सॉरी, प्री लोडेड बॉल बेयरिंग, प्री लोडेड रोलर बेयरिंग और प्री लोडेड जनरल बेयरिंग। प्री लोडेड का मतलब है स्प्रिंग की सहायता से जो भी बेयरिंग सॉकेट है उसमें वह बेयरिंग स्प्रिंग की सहायता से लोड कर दिए जाए, जिससे कि वो बेयरिंग निकल के ना आए, चाहे वो प्री लोडेड बॉल बेयरिंग हो, प्री लोडेड रोलर बेयरिंग हो या हाइड्रोस्टैटिक जनरल बेयरिंग हो। ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ से फिगर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये स्प्रिंग लगी हुई है बीच में, आपको दिखा दे रहा हूँ, ये यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है बीच में और यहाँ पर ये बेयरिंग लगा हुआ है। ठीक है ना, तो स्प्रिंग से इसको लोड कर दिया है, ये ऐसे बेयरिंग जो है वो प्री लोडेड बेयरिंग कहलाते हैं। ठीक है,
बात करते हैं मोटर की। सीएनसी मशीन में जो सामान्यतः मोटर प्रयोग की जाती हैं वो चार प्रकार के ऑब्जेक्टों के लिए जो मोटर हैं वो प्रयोग की जाती हैं। सबसे पहला स्पिंडल को चलाने के लिए, जो स्पिंडल है जहाँ पर आपने वर्क पीस को माउंट किया उसको चलाने के लिए मोटर का प्रयोग किया जाता है। सैडल कैरिज को चलाने के लिए मोटर का प्रयोग किया जाता है। कूलेंट पंप को चालन मतलब कूलेंट को प्रोवाइड कराने के लिए मोटर का प्रयोग किया जाता है। छीलन हटाने के लिए मतलब स्वार्फ करने के लिए, सेफ्टी जो भी इसमें वेस्ट प्रोडक्ट है उसके लिए भी आप मोटर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार चार पर्पज से यहाँ पर मोटर प्रयोग की जाती है। पहला स्पिंडल को चलाने के लिए, स्पिंडल को जो चलाने के लिए मोटर प्रयोग की जाती है वहाँ पर आप कटिंग स्पीड कई बार 10 मीटर प्रति मिनट से लेकर 1000 मीटर प्रति मिनट तक रखते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये जो मोटर है ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होनी चाहिए, इसमें लोड का वेरिएशन को सहने की क्षमता हो, तो इसकी जो सामर्थ्य है वह काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और ये जो वेरिएशन है वेरिएशन तो किसकी गियर बॉक्स की सहायता से करेंगे, लेकिन लोड आता है मोटर पर जब स्पीड आप कम करते हैं, टॉर्क बढ़ जाता है, तो उस टॉर्क को उस लोड को सहने की क्षमता मोटर में होनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर दो प्रकार की मोटर प्रयोग की जाती हैं, एक तो होती है इलेक्ट्रिक मोटर, दूसरी होती है द्रव मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर भी दो प्रकार की होती हैं, एक एसी मोटर और एक डीसी मोटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से स्पिंडल को चलाने के लिए दो प्रकार की विद्युत मोटरों का प्रयोग होता है या फिर द्रव मोटर का प्रयोग होता है। एसी मोटर ज़्यादातर प्रयोग की जाती है क्योंकि इसका जो मेंटेनेंस है ये थोड़ा मतलब चीप पड़ता है। अच्छा, विद्युत मोटर, इनके द्वारा स्पिंडल गतियों में परिवर्तन पोल चेंज विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्टेपलेस गति परिवर्तन के लिए फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। फ्रिक्वेंसी कन्वर्टर का मतलब जो उसमें आप वोल्टेज या करंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको चेंज करते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनों में अधिकतर डीसी मोटर का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें मोटर की चाल को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग ये आप जानते ही हैं, ठीक है। अब मोटर के जो कंपोनेंट है वो क्या क्या होते हैं, आर्मेचर तथा रोटर, स्टेटर और कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है, जो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं उसे वो आर्मेचर को प्रोवाइड करता है, और आर्मेचर उस इलेक्ट्रिसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और जो स्टेटर होता है, स्टेटर में स्टैटिक फॉर्म में मैग्नेट लगी रहती है ना। तो अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है आर्मेचर, तो आर्मेचर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की वजह से जो मैग्नेट लगी हुई है उस मैग्नेट से लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ये आर्मेचर घूमने लग जाता है, जिससे कि आपको मैकेनिकल फॉर्म में एनर्जी प्राप्त होती है। अगला होता है द्रव मोटर। हाइड्रोलिक सिस्टम को देखने में हाइड्रोलिक सिस्टम जो होते हैं देखने में छोटे होते हैं, परंतु अधिक शक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं ना, आसानी से इलेक्ट्रिक कंट्रोल सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। हाइड्रोलिक सिस्टम में मुख्यतः चार कंपोनेंट होते हैं। हाइड्रोलिक पावर सप्लाई होती है, सर्वो वॉल्व लगे रहते हैं, संप होती है और हाइड्रोलिक मोटर होती है। अब यहाँ से देख पा रहे हैं, यहाँ से एडजस्टिंग सिग्नल आ रहा है किसमें, सर्वो वॉल्व में। सर्वो वॉल्व ये लगे हुए हैं, सर्वो वॉल्व एम्पलीफायर और ये सर्वो वॉल्व। ये सर्वो वॉल्व से जो हाइड्रोलिक फ्लूइड आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, हाइड्रोलिक मोटर में जा रहा है। हाइड्रोलिक मोटर इस सिग्नल को मैग्नीफाई कर रही है, उसको सिग्नल पर ऑपरेट करके ये जो यहाँ पर स्लाइड है स्टेबल को मूव करा रही है। हाइड्रोलिक पावर सप्लाई ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसमें एक इंडक्शन मोटर के द्वारा एक ऑयल पंप को चलाया जाता है। यहाँ पर हाई प्रेशर ऑयल पंप, कोई भी पॉजिटिव डिस्चार्ज पंप हो सकता है, जैसा गियर बॉक्स, रेसिप्रोकेटिंग पंप आदि। पंप को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर की आवश्यकता होती है। ऑयल को फिल्टर करने के लिए पंप के इनपुट तथा आउटपुट पर फिल्टर प्रयोग किए जाते हैं। आप सिस्टम यहाँ देख पा रहे होंगे, ये इलेक्ट्रिक मोटर है, ये पंप है, ये फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ चेक वाल्व लगा हुआ है, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व लगा हुआ है, वेरियस एक्सिस ऑफ मोशन, और इस ऑयल को हम वेरियस एक्सिस ऑफ मोशन को कंट्रोल करने वाले जो नोजल्स लगे हुए हैं वहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ से जो लौट के आएगा उसे फिल्टर करके संप में छोड़ देंगे, ठीक है। ये पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम है। सर्वो वॉल्व क्या होता है बेटा, सर्वो वॉल्व का कार्य हाइड्रोलिक सप्लाई लाइन से आने वाले हाई प्रेशर ऑयल को कंट्रोल करना है। इसमें एक इलेक्ट्रिक मोटर तथा सोलेनॉइड
वॉल्व लगा होता है जिससे इलेक्ट्रिक वोल्टेज के रूप में सिग्नल दिया जाता है। दी गई वोल्टेज की मात्रा द्वारा बहने वाले ऑयल की मात्रा को निर्धारित किया जाता है। हौदी संप और हाइड्रोलिक मोटर। हाइड्रोलिक पावर सप्लाई से प्राप्त हाई प्रेशर ऑयल सर्वो वॉल्व से नियंत्रित होकर हाइड्रोलिक मोटर में आता है। हाइड्रोलिक मोटर की आवश्यकता अनुसार रेखीय व रोटेटरी मोशन प्रोवाइड किया जाता है। मतलब सर्वो मोटर से तो कंट्रोल जो फ्लूइड है वो किस में आ जाएगा, हाइड्रोलिक मोटर में आ जाएगा। हाइड्रोलिक मोटर उसे रेखीय गति प्रोवाइड करने के लिए या घूर्णी गति प्रोवाइड करने के लिए या एंगुलर मोशन प्रोवाइड करने के लिए प्रयोग करती है। अब अगला टॉपिक है इसका सैडल और कैरेज। सैडल और कैरेज के मूवमेंट को के गति को नियंत्रित करने के लिए दो प्रकार की मोटर प्रयोग की जाती हैं। एक मोटर होती है स्टेपर मोटर और दूसरी होती है सर्वो मोटर। स्टेपर मोटर क्या होती है? स्टेपर मोटर जो सिग्नल प्राप्त करती है वो पल्स की फॉर्म में प्राप्त करती है और प्रत्येक पल्स में एक स्टेपर मोटर मूव करती है। मान लीजिए जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, यहाँ से एमसीयू क्या दे रहा है, यहाँ पर सिग्नल दे रहा है पल्स की फॉर्म में और प्रत्येक पल्स के लिए एक स्टेप मूव करती है ये मोटर, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग स्लाइड और कैरेज को मूव कराने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया फॉर्मूले में, फॉर्मूला देखिएगा। फॉर्मूला कहता है किसी स्लाइड को चलाने के लिए, किसी स्लाइड को चलाने के लिए उसमें लगे लीड स्क्रू द्वारा चली गई दूरी एस, स्क्रू की लीड गुणा चक्रों की संख्या बराबर स्टार्ट की संख्या, चूड़ी की पिच और चक्रों की संख्या। मतलब स्टार्ट की संख्या कितनी है एन, चक्रों इसकी संख्या, चूड़ी की पिच पी है और एन कैपिटल एन, ये इसके चक्रों की संख्या। तो एस बराबर हो जाएगी एन पी एन। अगला सर्वो मोटर है। सर्वो मोटर डीसी सर्वो मोटर या एसी सर्वो मोटर, ये हाइड्रोलिक मोटर की तरह ही होती है। इससे हम इलेक्ट्रिक मोटर है, ये इलेक्ट्रिक सर्वो मोटर, और इससे हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसको, मूवमेंट को। या तो स्टेपर मोटर से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर सर्वो मोटर से। सर्वो मोटर में क्या होता है, एक तो इसको मेन वाइंडिंग होती है जो इसको रोटेट कराती है किसको, आर्मेचर को, और दूसरी आर्मेचर को कंट्रोल करने। तो अच्छा सर्वो मोटर में दो वाइंडिंग होती है, एक तो होती है मेन वाइंडिंग जो आर्मेचर को रोटेट कराती है और दूसरी होती है कंट्रोल वाइंडिंग, ठीक है ना। सर्वो मोटर के विषय में आप नेट से देखिएगा, यूट्यूब के माध्यम से कोई वीडियो देखिएगा अच्छी सी जिसमें एनिमेटेड वीडियो हो। अब सर्वो मोटर के कार्य देख लीजिए। ये सभी चालों पर उच्च टॉर्क प्रोवाइड करती है। सर्वो मोटर कुछ समय के लिए स्थिर कर दिया जा सकता है। कम स्पीड पर अथवा रुकी हुई अवस्था में रहकर यह गर्म नहीं होती। इसके घूमने की दिशा को तेज़ी से बदला जा सकता है। बहुत कम समय में मोटर की चाल को बदला जा सकता है तथा बहुत कम समय में अपनी वांछित चाल प्राप्त कर सकती है। देखने में एसी डीसी मोटरों के समान होती है, परंतु इसमें कुछ अधिक तार बाहर आते हैं जिनका उपयोग पावर व कंट्रोल के लिए किया जाता है। सीएनसी मशीन के कटिंग औजार, यहाँ से आपको नोट्स बनाने तो सर्वो मोटर से ही है, यहाँ से आपको बुक से बनाना है। सीएनसी मशीन के कटिंग औजार क्या होते हैं? अधिकतर सीएनसी मशीन मेटल कटिंग प्रक्रियाओं के लिए प्रयोग की जाती हैं, जिसमें कटिंग प्रक्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के कटिंग टूल प्रयोग किए जाते हैं। इन औजारों का डिज़ाइन करते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। अब विशेष सावधानी क्या बरतनी है बेटा? देखिए, रेट ऑफ मेटल रिमूवल हाई होता है, अतः सीएनसी मशीनों में हमको डाउन टाइम भी कम रखना होता है, आइडल टाइम भी कम रखना होता है। डाउन टाइम इनका साधारण मशीनों की तुलना में 1/3 होता है। तो सीएनसी मशीनों की उच्च कटिंग स्पीड तथा फीड का भी प्रयोग किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इससे उत्पादन की लागत कम हो जाती है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो हमें टूल डिज़ाइन करने चाहिए उनमें 2 फीचर होने चाहिए। पहला, औजारों पर आने वाले उच्च प्रमाण के कटाई बलों को सहने की सामर्थ्य होनी चाहिए। दूसरा, इसका जीवन काल अधिक होना चाहिए जिससे कि बार बार इसको लगाने की आवश्यकता ना हो। अब जीवन काल अधिक चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, तो आप यहाँ पर जो टूल बनाएंगे वो हाई स्ट्रेंथ के टूल बनाएंगे और अलॉय मटेरियल जो अलॉयज़ होते हैं, अलॉयज़ डिफरेंट में अलॉयज़ होते हैं, उन अलॉयज़ के टूल बनाएंगे। उत्पाद गुणवत्ता एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। औजार कई प्रकार की प्रक्रियाओं करने में सक्षम होने चाहिए। औजारों को बदलने के लिए कम से कम समय लगना चाहिए। औजारों की इंटरचेंजेबिलिटी अधिक होनी चाहिए, इसमें नम्यता होनी चाहिए।
सीएनसी मशीनों का वर्गीकरण। सीएनसी मशीनों में औजारों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जाता है। औजारों के सेट के आधार पर। एक प्रीसेट औजार, एक क्वालिफाइड औजार और एक सेमी क्वालिफाइड औजार। प्रीसेट औजार मतलब जो भी आपको प्रोसेस करना है उस प्रोसेस के लिए आपने पहले से ही औजार को सेट कर रखा है। क्वालिफाइड औजार क्या है? जैसे प्रीसेट औजार ने अपना काम कर दिया तो उस प्रीसेट औजार के पास ही एक क्वालिफाइड औजार लगा देंगे, मतलब प्रीसेट के काम करने के बाद वो क्वालिफाइड औजार है वह आके अगर प्रोसेस की आवश्यकता होगी उसके की तो वह कार्य करेगा। अब इन प्रीसेट औजारों में ही एक होता है सेमी क्वालिफाइड औजार। जो क्वालिफाइड औजार होते हैं इन क्वालिफाइड औजारों में होता है एक सेमी क्वालिफाइड औजार। सेमी क्वालिफाइड औजारों में हम 3 जगह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं और यह भी यहीं लगा रहता है क्वालिफाइड औजारों के मध्य। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के औजारों का आधार होगी, मतलब किसके आधार पर हमने इसको वर्गीकृत किया? औजारों को सेट करने के ये 3 आधार हैं। ठीक है ना। अगला, औजारों की संरचना के आधार पर। ठोस औजार है, ब्रेस्ड औजार है या इंसर्टेड औजार है। ठोस औजार का मतलब एक ही बार में पूरा टूल बना दिया। ब्रेस्ड, आपने टूल को बनाया और उसका जो जहाँ पर आपको मशीनिंग करनी है, मान लीजिए आपने टूल जो है वो सैंक तो बना दी कास्ट आयरन की और जो टूल है वह बहुत अच्छे खासे हाई स्ट्रेंथ के एलॉय या किसी अच्छे खासे मटेरियल का बना दिया जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो, है ना। एलॉय वेस्ट, कास्ट आयरन या फिर एलॉय वेस्ट कोई मटेरियल है, उस मटेरियल का आपने वह औजार बना दिया और उसको सैंक के साथ क्या कर दिया? व्रेज कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है। एक होता है इंसर्टेड, आपने सैंक को बना दिया किसकी फॉर्म में? होल की, मतलब उसकी फॉर्म में, एक टूल होल्डर की फॉर्म में, और वहाँ पर जाकर टूल को होल्ड कर लिया। आप देख पा रहे होंगे फिगर से, ये जो है आपका ये सॉलिड औजार है। यहाँ पर ये आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, हेजेस लाइन दिख रही होंगी। यहाँ पर हमने ब्रेस्ड कर दिया है टूल को और यहाँ पर इस हुक की सहायता से टूल को यहाँ ग्रिप कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार के 3 प्रकार के ये औजार होते हैं होल्ड करने के आधार पर। औजारों के पदार्थ के आधार पर औजारों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। हाई कार्बन स्टील के, हाई स्पीड स्टील के, सीमेंटेड कार्बाइड के, कास्ट एलॉय के, सिरेमिक्स, बोरॉन, नाइट्राइट, डायमंड। तो इस प्रकार की इन सभी औजारों की जो स्ट्रेंथ है वह मटेरियल के साथ साथ इम्प्रूव होती जाएगी। देखिएगा हाई कार्बन स्टील के जो औजार होते हैं इनमें कार्बन की जो मात्रा है वो 0.65 से 1.5% तक प्रयोग की जाती है। इसकी कठोरता कार्बन की प्रतिशतता पर निर्भर करती है। हाई कार्बन स्टील कम कटिंग स्पीड पर कार्य करता है। हाई स्पीड स्टील की गुणवत्ता हाई कार्बन स्टील की तुलना में बहुत अधिक होती है। इसको तैयार करने के लिए हाई कार्बन स्टील में कुछ अन्य एलॉय एलिमेंट्स जैसे कि टंगस्टन, क्रोमियम, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम तथा वैनेडियम आदि का प्रयोग किया जाता है जिससे कि इसकी तप्त कठोरता व वियर रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके। इसको सीमेंटेड कार्बाइड धातु के औजार आजकल बहुत आयात में प्रयोग किए जा रहे हैं। इसमें अधिकतर 5% कार्बन, 13% कोबाल्ट, 81% टंगस्टन होता है। इनका प्रयोग ब्रेस्ड टिप, क्योंकि अगर बहुत पूरा औजार इसका बना होगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं केवल जो टूल की टिप है उसको बना लेते हैं इसका। तो ब्रेस्ड टिप तथा इंसर्टेड विट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको टंगस्टन कार्बाइड तथा कुछ मात्रा में टाइटेनियम, टेंटेनम तथा कोबाल्ट के चूर्ण के पाउडर टेक्नोलॉजी के उपक्रम से बनाया जाता है। कास्ट एलॉय ये सीमेंटेड कार्बाइड के समान बना हुआ होता है। यह एक नॉन फेरस एलॉय है। इसमें हाई स्पीड स्टील के अच्छे यांत्रिक गुण विद्यमान होते हैं। क्रोमियम, टंगस्टन, कोबाल्ट को वांछित आकार में कास्ट करने के लिए बनाया जाता है। इससे टूल की हाई स्पीड से इसके टूल को हाई स्पीड से 50 से 100% अधिक कटिंग स्पीड पर सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। सिरेमिक्स, आजकल जो मोस्टली औजार बनाए जाते हैं वो सिरेमिक्स के बनाए जाते हैं। सिरेमिक्स के रूप में मुख्यतः एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बोरॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, टाइटेनियम कार्बाइड, है ना, और टिटेनियम बोराइड आदि पदार्थ सिरेमिक्स के नाम से जाने जाते हैं। इन पदार्थों का चूर्ण उच्च ताप पर लगभग 2000 डिग्री सी पर उच्च दाब पर 300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटरिंग बोलते हैं। प्रोसेस को सेंटरिंग करने पर सिरेमिक टूल को बनाया जाता है। सबसे अच्छा सिरेमिक पदार्थ 99% एल्यूमिनियम को 1% क्रोमियम ऑक्साइड
मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा निकल ऑक्साइड के साथ मिलाने पर बनता है। इसके लाभ क्या हैं? लंबा जीवन काल होता है क्योंकि इनका घिसाव बहुत कम होता है। उच्च कटिंग 800 मीटर प्रति मिनट तक चलाया जा सकता है। उच्च सतह परिष्करण होता है, हाई सरफेस फिनिश देता है। उच्च ताप सहनशीलता के कारण कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें बिट एप एज की समस्या नहीं आती है। बिट एप एज आप समझते होंगे, जिस समय टूल का प्रयोग कर रहे हैं तो टूल की जो वो होती है नोज़ होती है, टूल की नोज़ पर जो भी कटिंग मटेरियल है वो जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसके जो नोज़ है उसको टूटने का भय रहता है। इसको बिट एप एज बोलते हैं। ठीक है। बोरोन नाइट्राइड बहुत ही कठोर पदार्थ है। क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड एक एब्रेसिव पदार्थ है जिसे ग्राइंडिंग व्हील आदि में प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा बनाए गए बिट हाई टूल स्पीड निकल कास्ट आयरन जैसे कठोर पदार्थों में कटिंग के लिए सक्षम होते हैं। डायमंड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो इसके टूल कम ही बनाए जाते हैं। ठीक है ना। देख लीजिएगा क्या है ऑटोमेटिक टूल चेंजर। अगला टॉपिक है ऑटोमेटिक टूल चेंजर। सीएनसी मशीनों पर डाउन टाइम की बचत करने के उद्देश्य से जॉब को एक ही सेटिंग में कई प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। ऑटोमेटिक टूल चेंजर का उपयोग ऐसी ही मशीनों पर एक ऑपरेशन के बाद दूसरा ऑपरेशन के लिए कम से कम समय में टूल को बदलने के लिए किया जाता है। सभी टूलों के पार्ट प्रोग्राम दिए गए क्रम में लगाकर उन्हें आसानी से चुन व बदला जा सकता है। इसके लिए दो डिवाइस प्रयोग होती हैं, एक होता है टूल मैगजीन और एक होता है टूल ट्रांसफरिंग यूनिट। जो टूल मैगजीन है, पार्ट प्रोग्राम में लिए गए क्रम के अनुसार टूल मैगजीन में औजारों को लगा दिया जाता है। कंट्रोल सिस्टम में प्रत्येक टूल की प्रारंभिक अवस्था को फीड कर दिया जाता है। किसी भी प्रोसेस के अंतर्गत अगली प्रोसेस के प्रयोग होने वाला टूल आगे आ जाता है, जिसे टूल ट्रांसफर मैकेनिज्म मशीन स्पिंडल तक ले जाकर उसे सेट करता है। टूल मैगजीन कई प्रकार के होते हैं, ड्रम टाइप, चेन टाइप व इंडाकार टाइप। ये आप देख पा रहे होंगे फिगर के माध्यम से। ठीक है ना। चेन, ड्रम और एक्स टाइप टूल मैगजीन। टूल ट्रांसफरिंग यूनिट क्या है बेटा? सीएनसी मशीनों पर वास्तविक मशीनिंग प्रक्रिया के दौरान टूल को मैगजीन से स्पिंडल को तथा प्रक्रिया समाप्त होने पर वापस स्पिंडल को मैगजीन तक ट्रांसफर करना होता है। इस प्रक्रिया को टूल चेंजिंग साइकिल कहते हैं। यह टूल चेंज साइकिल दो पदों में पूर्ण होती है, टूल सिलेक्शन और टूल ट्रांसफर। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। टूल सिलेक्शन से आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में बताते हुए इसके ऑब्जेक्टिव कराऊंगा। अगर आज ही इस वीडियो में सारा चैप्टर कंप्लीट कराऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो नेक्स्ट टाइम पे वह सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा मंडे में। ठीक है, धन्यवाद।